आयरन प्लस 3 को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनता है Fe4 FeCN6। आप सबने इसको याद कर रखा है, ब्लू कलर का प्रेसियन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट एनालिसिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिवीजन PYQ। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज विल इम्पार्ट कलर टू एन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा एक्वस सॉल्यूशन में जनरली ट्रांजिशन मेटल आयन कलर देते हैं, बट ज़्यादातर वो ट्रांजिशन मेटल आयन जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अगर आप देखेंगे तो जिंक +2 3d10 है, कॉपर +1 इसके पास भी 3d10 है, टाइटेनियम +4 ये 3d0 है, यानी इन तीनों के पास ही कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसके पास? क्रोमियम +3 के पास। ऑब्वियस सी बात है, हमें कलर कहाँ दिखाई देगा? क्रोमियम +3 में। किस वजह से दिखाई देगा? डी ट्रांजिशन। आंसर क्या आने वाला है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेपरेशन ऑफ कॉपर +2 एंड कैडमियम +2 इन सेकेंड ग्रुप, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायन टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट एंड टेट्राएमीन कैडमियम सेकेंड सल्फेट रिएक्ट विद KCN, यानी KCN से रिएक्शन करा रहे हैं और साइनो कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? एक तो टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट है और टेट्राएमीन कैडमियम सेकेंड सल्फेट। कौन से पेयर एग्जाम्पल होंगे, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी? चलिए समझते हैं। जब आप किसी कॉपर +2 आयन को रिएक्ट कराते हैं, मान लो रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करा रहे हैं, KCN से रिएक्ट करा रहे हैं, तो होता यह है कि साइनाइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, कॉपर +2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऐसे में क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू बनता है CuCN, साथ में साइनोजन बनता है, बट उसे आप साइड में रख सकते हैं। अब ये जो CuCN होता है ना, मान लो आपने KCN एक्सेस में लिया है, क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी, K3CuCN4 बनाएगा। K3CuCN4 बनाता है। बड़ा अजीब लगता है थोड़ा सा देखने में, क्योंकि हमने कॉपर जो लिया था वो किस में लिया? +2 में, और फाइनली जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है उसमें कॉपर +2 में है ही नहीं, कॉपर +1 में। अगला, मान लो आपने यहाँ पर कैडमियम +2 लिया होता, तो बेटा याद रखें कि कैडमियम +2 कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो फिर यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन भी नहीं होगी, सिंपली कैडमियम का साइनाइड के साथ पहले एक कंपाउंड बनेगा। बट अगर आपने KCN को एक्सेस में रखा है, तो एक्सेस में रखे जाने पर ये रिएक्शन होगी और कॉम्प्लेक्स बन जाता है K4CdCN4। आई एम सो सॉरी बेटा, K2 आएगा यहाँ पर, K2CdCN4। यहाँ पर कैडमियम +2 में ही है। तो पहले तो क्या आपने एक डिफरेंस देखा? क्या डिफरेंस? जब आपने कॉपर +2 लिया तो कॉम्प्लेक्स में कॉपर +2 नहीं दिखाई दिया, वो +1 दिखाई दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सामने साइनाइड था, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर गया, जिसने कॉपर +2 को रिड्यूस कर दिया +1 में। बट कैडमियम के केस में ऐसा नहीं हुआ। कैडमियम पहले भी +2 में था, अभी भी कैडमियम किस में? +2 में ही है, क्योंकि कैडमियम +2 कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं। अब बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये होता है मोर स्टेबल, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये है लेस स्टेबल। और इस बात का पता लगाने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका है, आप H2S से रिएक्शन करा के देखें। यहाँ H2S से जब आप रिएक्शन कराते हो ना, तो यहाँ पर Cu2S का कोई PPT नहीं बनता, बट जब आप सेकेंड वन कॉम्प्लेक्स की H2S से रिएक्शन कराते हो, यहाँ कैडमियम सल्फाइड का येलो PPT क्रिएट हो जाता है। इससे भी हमें यही समझ में आता है। अब वापस से देखें, क्वेश्चन क्या था हमारा? कॉपर और कैडमियम का सेपरेशन करना है। मान लो उन दोनों के आपको पास एमीन कॉम्प्लेक्स है। जैसे ही आप KCN मिलाओगे
कॉपर क्या बनाएगा K3CuCN4, कैडमियम क्या बनाएगा K2CdCN4। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? K3CuCN4 ज़्यादा स्टेबल होगा, वो H2S के साथ कोई पीपीटी नहीं देगा। K2CdCN4 ये लेस स्टेबल होगा और ये पीपीटी दे जाता है H2S के साथ। आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। बेटा यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि AIPMT 2000 का क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आप खुद ही सोचें कि सॉल्ट एनालिसिस हमारे लिए पहली बार आ रहा है नीट में, तो हमें क्वेश्चंस वो उठाने पड़ेंगे जो काफ़ी पहले AIPMT या CBSE PMT के नाम पर एग्जाम में आ चुके हैं या फिर उसके सिमिलर आसपास किसी एग्जाम में आए हैं, उसी को डिस्कस किया जा सकता है बेटा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर? तो वैसे तो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते, आप 4 याद रख लें। कौन कौन से? बेरियम का जो सल्फेट होता है, स्ट्रोंशियम का सल्फेट, सिल्वर का सल्फेट और लेड का सल्फेट। ये 4 सल्फेट इनसॉल्युबल होते हैं। इनको छोड़ के बाकी मैक्सिमम सल्फेट कैसे हैं? वो इनसॉल्युबल है। सॉरी, बाकी के जो सल्फेट हैं वो सॉल्युबल हैं। कौन कौन से सल्फेट हैं जो इनसॉल्युबल हैं? बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, सिल्वर सल्फेट और लेड+2 के सल्फेट। इसके साथ एक और ऐड कर सकते थे, HgO, HgSO4, येलो कलर का पीपीटी होता है, बट उसकी आपको ज़रूरत है नहीं। आप तो ये 4 याद रखें, ये 4 हमारे लिए क्या है? इनसॉल्युबल हैं। इन 4 को छोड़ के बाकी कोई भी मिल जाए वो हमारे लिए सॉल्युबल है। देखो चारों ऑप्शन में, इनमें से कोई, इन 4 में से कोई एक दिखाई दे रहा है? ये रहा PbSO4, थर्ड आएगा आंसर। नेक्स्ट, द मेटल आयन विच इज प्रेसिपिटेटेड व्हेन H2S इज पास्ड विद HCl। बेटा सेकेंड ग्रुप है आपके पास जिसमें 2 हिस्से हैं, एक तो है सेकेंड A और एक हिस्सा है सेकेंड B। सेकेंड A में कौन कौन आते हैं? तो होगी कुछ, कदर, प्रभु, बीमार की, है ना, यानी Hg+2, कॉपर+2, कैडमियम+2, Pb+2 और बिस्मथ+3, ये सेकेंड A का हिस्सा है। सेकेंड B में कौन है? आज, सब, सन्नाटा, सन्नाटा, ये सेकेंड B में है। और इन दोनों के लिए ही ग्रुप रिएजेंट क्या है? H2S है। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में जब H2S दोगे तो ये वो कैटायन है जो सल्फाइड का पीपीटी बना जाएंगे। देखो इनमें से कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? है। कौन सा है? कैडमियम। तो HCl की प्रेजेंस में H2S की सप्लाई देने पर किसका पीपीटी बन जाएगा? कैडमियम सल्फाइड का येलो पीपीटी बन जाएगा। अब मैं बार बार एम्फेसिस इस बात पे क्यों कर रहा हूँ येलो पीपीटी बन जाएगा? ज़्यादातर सल्फाइड पीपीटी ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक कलर तो तुक्का लगाओगे तो भी सही बैठे ज़्यादातर जगह। ब्लैक को छोड़कर बाकी कोई कलर अगर सल्फाइड में दिखाई दे रहा है तो वो याद करने जैसा है। जैसे यहाँ पर कैडमियम सल्फाइड, ये कैसा होता है? येलो होता है। बाकी के सल्फाइड भी मैं बता दूँ, 4th ग्रुप में आते हैं। जिंक सल्फाइड वाइट होता है। मैग्नीज सल्फाइड ये होता है बफ पीपीटी। बफ अगर याद नहीं रख सकते तो पिंक याद रख लें, पिंक पीपीटी, मास्क के जैसा, फ्लैश के जैसा। ये 3 सल्फाइड के कलर याद होने चाहिए बेटा में। जिंक सल्फाइड कैसा होता है? वाइट। कैडमियम सल्फाइड कैसा होता है? येलो। मैग्नीज सल्फाइड कैसा होता है? बफ, या फिर आप बोल सकते हैं पिंक। बाकी के सल्फाइड वो ब्लैक होते हैं। HCl के प्रेजेंस में जब H2S दोगे तो केवल इनके सल्फाइड का पीपीटी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द बोरेक्स वीट टेस्ट ऑफ कॉपर+2 आयन इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। बेटा बोरेक्स वीट टेस्ट में क्या बनते हैं? मेटाबोरेट। मेटाबोरेट किसे कहा जाता है? BO2- आयन, इसका नाम है मेटाबोरेट। ठीक है, तो मेटाबोरेट बनते हैं बोरेक्स वीट टेस्ट में। फ्लेम कौन सी दे रखी है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपको मिलेगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर+1, कॉपर+2, हायर कौन है? हायर है कॉपर+2। ये रही ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर+2। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CuBO2 तो बोरेक्स वीट टेस्ट में कॉपर जो कलर देता है वो किसके बनने की वजह से देता है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्यूप्रिक मेटाबोरेट। चलिए आगे बढ़ा जाए। गैस, विस्टर्न, लाइम वाटर, मिल्की। बेटा अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है
और इस सॉल्यूशन में सप्लाई क्या कर देना है, SO2 या फिर CO2 सप्लाई कर देना है। तो जब आप CO2 की सप्लाई दोगे तो क्या बनेगा, इससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होता है तो इससे क्या आती है, वाइट टर्बिडिटी आती है। और ये वाइट टर्बिडिटी गायब भी हो जाती है। कब गायब हो जाती है, जब आप CO2 को एक्सेस में सप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि जब CO2 एक्सेस में सप्लाई की जाती है तो कार्बोनेट बदल जाता है बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बनेगा इसमें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, सॉल्युबल होता है, इसीलिए यहां पर आपको दिखता है क्लियर सॉल्यूशन। ऐसा ही कुछ SO2 के साथ भी होता है बेटा। जब आप लाइम वाटर में SO2 की सप्लाई करते हैं तो SO2 की सप्लाई करने पर बनता है कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड भी इनसॉल्युबल है, इसकी भी आपको क्या मिलती है, वाइट टर्बिडिटी मिलती है। और जब आप SO2 को एक्सेस में सप्लाई करते हैं तो एक्सेस में सप्लाई करने पर बनता है कैल्शियम बाइसल्फाइड। कैल्शियम बाइसल्फाइड क्या है, सॉल्युबल है, और इसीलिए एक बार फिर से आपको क्या मिला, क्लियर सॉल्यूशन। तो CO2 भी लाइम वाटर को मिल्की करती है, SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की करती है, दोनों करती हैं। डिफरेंस क्या है, CO2 है कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, SO2 ये कलरलेस गैस विथ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। चलिए आगे बढ़ा जाए। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ग्रुप बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट एच क्लोराइड, फैक्ट है, हम सभी जानते हैं फर्स्ट ग्रुप के, यानी आज होगा प्रभात, Ag+ Hg2+2 और Pb+2 ये क्लोराइड के फॉर्म में PBT बनाते हैं। फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल सल्फाइड के फॉर्म में PBT बनाते हैं, मन को जाना नहीं, मैग्नीज+2 कोबाल्ट+2 जिंक+2 और निकल+2 ये PBT बनाते हैं किसके फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में। और फिफ्थ ग्रुप बेसिक रेडिकल, फिफ्थ ग्रुप के PBT कार्बोनेट के फॉर्म में बनते हैं। सारे स्टेटमेंट सही हैं, आंसर 4 आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इन बोरेक्स बीट टेस्ट विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड, अभी अभी हमने बात की थी। बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या बनता है, मेटाबोरेट बनता है। मेटाबोरेट के ही तो कलर आते हैं। बोरेक्स बीट टेस्ट में कलर मेटाबोरेट के हैं। चारकोल कैविटी टेस्ट में जो कलर हैं वो मेटल ऑक्साइड के हैं। और कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट में मेटल ऑक्साइड प्लस कोबाल्ट ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है, उसका कलर है। H2S पास करते हैं NH4OH के प्रेजेंस में, ये फोर्थ ग्रुप रिएजेंट है। और फोर्थ ग्रुप रिएजेंट मिलाने पर क्या होगा, जो फोर्थ ग्रुप के कैटायंस हैं वो PBT बना जाएंगे। क्या इसमें सेकंड ग्रुप के कैटायन भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जब सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जो कि यहाँ पर है NH4OH के ऑड आयन इफेक्ट की वजह से, तो फिर सेकंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप दोनों ही PBT बना सकते हैं। पूछा है H2S गैस जब पास की जाए NH4OH की प्रेजेंस में वाइट PBT बनता है। मेटल कौन सी है, अभी अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, जिंक सल्फाइड का PBT वाइट होता है। बाकी मैक्सिमम PBT जो होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, बाकी के PBT कैसे हैं, ब्लैक। सल्फाइड PBT तो बनाने हैं, मैक्सिमम सल्फाइड PBT ब्लैक है, जिंक सल्फाइड वाइट होता है। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। लेड का सल्फाइड कैसा होता है, ब्लैक होता है। मरकरी का सल्फाइड कैसा होता है, ब्लैक होता है। सवाल ये आता है कि क्या इन्हें प्रेसिपिटेट किया जा सकता है ये मिला के, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लेड और मरकरी सेकेंड ग्रुप में है और सेकेंड ग्रुप के कैटायन तो वैसे भी जरा सा भी सल्फाइड आयन मिल जाए PBT बनाए जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन तो फिर भी ज़्यादा कंसंट्रेशन देगा सल्फाइड का। चलिए नेक्स्ट, नेशनल रिएजेंट अमोनिया के डिटेक्शन में यूज होता है। एक्टिव स्पीशीज क्या है, नेशनल रिएजेंट क्या है, नेशनल रिएजेंट है K2HgI4 का बेसिक सॉल्यूशन, K2HgI4 प्लस KOH, और इसकी एक्टिव स्पीशीज ये रही HgI4 डाइनेगेटिव। कहाँ यूज होता है नेशनल रिएजेंट, अमोनिया, अमोनियम आयन के डिटेक्शन में यूज होता है। क्योंकि अगर इसे अमोनिया दे दी जाए या फिर क्या दे दिया जाए, अमोनियम आयन दे दिया जाए,
तो ये बना जाता है आयोडाइड ऑफ मिलन बेस। और ये जो आयोडाइड ऑफ मिलन बेस आप देख रहे हैं ना, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस, इसका होता है ब्राउन पीपीटी। ये ब्राउन पीपीटी क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी फेमस रिएक्शन है, ज्यादातर तो ये रिएक्शन आप रेडॉक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलती है। जब Na2H2O3 की रिएक्शन I2 से होती है तो Na बनता है और Na2S4O6 बनता है। इसे बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट .5H2O का एक और नाम है हाइपो, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। इसका एक्वा सॉल्यूशन क्या है? हाइपो। I2 से रिएक्ट करने पर क्या बनाता है? Na प्लस Na2S4O6। क्या नाम है Na2S4O6 का? सोडियम टेट्राथायोनेट। चलिए आगे बढ़ा जाए। फोर्थ ग्रुप का प्रेसिपिटेशन करना है जब H2S पास करते हैं। अभी अभी हमने बात की, अगर सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम हो तो केवल सेकेंड ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल होते हैं उनका पीपीटी बनता है, लेकिन अगर सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तब फोर्थ ग्रुप के कैटायन भी सल्फाइड का पीपीटी बना जाते हैं। ऐसे में सल्फाइड हमें क्या चाहिए? मोर आयोनाइज चाहिए, हाईली आयोनाइज चाहिए। सल्फाइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए अगर आप पीपीटी बनाना चाहते हैं फोर्थ ग्रुप के कैटायन का। हाँ, सेकंड ग्रुप के कैटायन का पीपीटी बनाना हो तो कम कंसंट्रेशन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आंसर क्या आएगा? सेकंड। कौन सा येलो होता है? थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, येलो होता है कैडमियम सल्फाइड, येलो पीपीटी बनाता है। कोबाल्ट सल्फाइड ब्लैक पीपीटी है, क्यूप्रिक सल्फाइड ब्लैक पीपीटी है, जिंक सल्फाइड व्हाइट पीपीटी। मैक्सिमम सल्फाइड पीपीटी ब्लैक होते हैं। ब्राउनिंग टेस्ट में नाइट्रेट आयन के लिए जब ब्राउनिंग टेस्ट लगाते हैं तो बनता क्या है? ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स। बेटा ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स को कई तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, ये इस तरह से लिख दिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि इसे आप ऐसे लिख दो। और तीसरा एक तरीका ये है कि इसे इस तरह से लिख दिया जाए। वो आपकी मर्जी है कि आप इसे कैसे लिखना चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एग्जामिनर की मर्जी है वो इसे कैसे पूछना चाहता है। देखा जरा इन तीन में से कोई एक दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, FeSO4.NO। ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स इसी की वजह से तो बनता है, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। NaOH में कौन नहीं घुलेगा? तो बेटा याद रखना, बेटा आलोक जी पंजाबी गाने सुना करो। क्या याद रखना है? बेटा आलोक जी पंजाबी गाने सुना करो। इनमें जो मेटल है वो भी एम्फोटेरिक है, मेटल ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, और मेटल का हाइड्रोक्साइड, जी हाँ मेटल का हाइड्रोक्साइड ये भी एम्फोटेरिक है। क्रोमियम के केस में मेटल को छोड़ दें, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड लिखा जा सकता है। इनका नेचर क्या है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक है तो एसिड और बेस दोनों में घुल जाते हैं। जब आप NaOH एक्सेस में लेते हैं तो एम्फोटेरिक होने की वजह से जिंक घुल जाता है, टिन घुल जाता है। बेटा आलोक जी पंजाबी गाने सुना करो, कौन? एल्यूमिनियम घुल जाता है। ये एम्फोटेरिक नहीं है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और एम्फोटेरिक नहीं है तो ये ना घुल पाएगा भाई, ये रह जाएगा। क्या याद रखना है आपको? बेटा आलोक जी पंजाबी गाने सुना करो, ये एक्सेस ऑफ एसिड में भी घुलेंगे, एक्सेस ऑफ बेस में भी घुलेंगे। मेटल, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, तीनों। हाँ, क्रोमियम के केस में हमने मेटल को अलग कर रखा है। क्रोमियम में क्रोमियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की हम बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। H2S पास की जाए थ्रू अ सॉल्यूशन of cation containing HCl precipitate the cation of second group qualitative analysis but not those belongs to fourth group। कई बार हमने इस बारे में बात की है कि जब आप HCl की प्रेजेंस में H2S देते हैं तो क्या लगता है? कॉमन आयन इफेक्ट, जिसकी वजह से H2S का आयोनाइजेशन कम हो जाता है।
सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम रहता है। जब सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम हो तो केवल और केवल सेकेंड ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल्स हैं वही सल्फाइड का पीपीटी बनाएंगे, फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आपने सल्फाइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखा, जैसे कि फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट NH4OH की प्रेजेंस में H2S, तब सेकंड फोर्थ दोनों का पीपीटी बनाया जा सकता है। फिलहाल HCl की प्रेजेंस में H2S है, क्यों है? आप सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम रखना चाहते हैं। क्या होगा उससे होगा ये कि सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल ही सल्फाइड का पीपीटी बनाएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीजेस सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। When H2S is passed through the HCl containing aqueous solution of CuCl2, HgCl2, BiCl2, CuCl2, कौन सा पीपीटी नहीं बनेगा? तो भाई सेकेंड ग्रुप में आता है कॉपर, मरकरी सेकेंड ग्रुप का बेसिक रेडिकल है, बिस्मथ भी सेकेंड ग्रुप का बेसिक रेडिकल है, कॉपर, मरकरी और बिस्मथ, ये तो पीपीटी बना जाएंगे, भले ही सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम क्यों ना हो। कोबाल्ट फोर्थ ग्रुप में आता है बेटा, और फोर्थ ग्रुप का रेडिकल तभी पीपीटी बनाएगा जब सल्फाइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जो कि HCl की प्रेजेंस में तो नहीं हो सकता ज़्यादा। आंसर आएगा फोर्थ। K4FeCN6 कॉपर +2 के साथ क्या देता है? बेटा याद रखें कि K4FeCN6 का यूज 3 कैटायन को आइडेंटिफाई करने में होता है। कौन से 3 कैटायन है जिन्हें आइडेंटिफाई करने में यूज होता है? एक तो कॉपर +2, क्योंकि ये कॉपर +2 के साथ मिलके Cu2FeCN6 बना देता है। और ये कैसा है? ये है चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। और कौन सा आयन आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप इससे जिंक +2 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जिंक के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है Zn2FeCN6, और ये आता है ब्लूइश वाइट पीपीटी। और कौन सा आयन है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? आयरन +3 को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनता है Fe4FeCN6। आप सबने इसको याद कर रखा है, ब्लू कलर का प्रशियन ब्लू पीपीटी बनेगा। इसे बोला जाता है इनसॉल्युबल प्रशियन ब्लू। क्या बोला जाता है? इनसॉल्युबल प्रशियन ब्लू। हाँ, अगर KCN एक्सेस में हो तो ये सॉल्युबल प्रशियन ब्लू में कन्वर्ट होता है। फिलहाल आंसर क्या आने वाला है? कॉपर को डिटेक्ट करना है। कॉपर को डिटेक्ट करना है तो कैसा? चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। चॉकलेट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है लिखा हुआ, तो रेडिश ब्राउन लगा सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। सल्फाइड और सल्फाइड को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे देखते हैं। सपोज आपने लेड एसीटेट लिया है और लेड एसीटेट मिलाने पर क्या आप सल्फाइड का और सल्फाइड का 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दोनों में लेड एसीटेट मिलाते हैं। यहाँ क्या होगा? यहाँ PbS बनेगा। PbS का क्या बनेगा? ब्लैक पीपीटी। यहाँ क्या होगा? PbSO3 बनेगा, और PbSO3 का क्या बनेगा? वाइट पीपीटी। आई एम सो सॉरी बेटा, ये पीपीटी नहीं बनेगा, वाइट पीपीटी PbSO4 का बनता है, ये सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। तो क्या यहां पर सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेड एसीटेट यूज कर लें। PbS का ब्लैक पीपीटी बनेगा, यहां नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट, Na2FeCN5 सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। जब आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाओगे ना FeCN5NO, फिर से बता दूं, मैंने यहाँ पे क्या बताया? ये पीपीटी है, राइट का मतलब क्या है? ये सॉल्युबल है। फिलहाल Na2FeCN5 सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, जब आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाएंगे तो सल्फाइड के केस में तो क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे आप पर्पल या फिर वायलेट कलरेशन बोल सकते हैं। सॉल्यूशन में पर्पल वायलेट कलरेशन आ जाता है अगर सल्फाइड हो।
सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाओगे तो सल्फाइड का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पर्पल वायलेट हो जाएगा। वहीं पर अगर ये सप्लाई SO3 डाई नेगेटिव के साथ है तो यहाँ पर कोई खास रिएक्शन नहीं है, तो आप लेड एसीटेट भी यूज कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। यानी आंसर क्या आएगा, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ दोनों ही आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव अ पीपीटी विथ एक्सेस ऑफ NaOH। अगर NaOH एक्सेस में हो तो वो मेटल जो एम्फोटेरिक है वो तो घुल जाएगा ना। क्या हमने बात की थी जिंक के बारे में, जिंक +2 का नेचर एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक अगर है तो जब NaOH की सप्लाई करोगे उस केस में जिंक हाइड्रोक्साइड का पहले तो पीपीटी बनेगा, लेकिन जब आप NaOH को एक्सेस में लोगे तो ये बना जाएगा क्या, Na2ZnOH4 और ये सॉल्युबल है। NaOH एक्सेस में लेने पर कौन कौन घुल जाएगा, बेटा आलोक जी पंजाबी गाने सुना करो। NaOH एक्सेस में लेने पर कौन कौन घुल जाएगा, बेटा आलोक जी पंजाबी गाने सुना करो। नेक्स्ट, रेड पीपीटी बनता है जब इथेनॉल सॉल्यूशन DMG का ऐड किया जाता है निकल +2 में। क्यों बनता है भाई, एक कॉम्प्लेक्स बनता है रोजी रेड कलर का, ये रहा वो कॉम्प्लेक्स। अगर निकल +2 को DMG मिल जाए ना बेटा तो ये DMG के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है जहां पर हाइब्रिडाइजेशन आता है DsP2, निकल +2 में है। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। इसके अलावा ये ब्राइट रेड या फिर आप बोल सकते हैं रोजी रेड कलर का पीपीटी होता है DMG के साथ। नेक्स्ट, चलिए उसका आंसर तो देख लें, क्या क्वेश्चन क्या था। रेड कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री, बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स में सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये बात भी सही है बेटा। सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता दूं ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। अब पूरा स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा जिस तरह से ऑप्शन है। तो ये O-, ये OH और ये इनके बीच में H बॉन्डिंग, यहाँ पर OH और ये O- और ये इनके बीच में H बॉन्डिंग। कौन सी H बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जहाँ भी दिखे ना आप समझ जाओ सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल H2O OH- सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HFOF- सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। NH2- और NH3 के बीच सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ मिलेगी, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये O- है, ये OH है, ये कॉम्बिनेशन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मान के चलो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से ऑप्शन देखें, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। रेड कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री है, बिल्कुल सही बात है। कॉम्प्लेक्स में सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी सही बात है। रेड कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल जियोमेट्री शो करता है, ये गलत बात है। टेट्राहेड्रल नहीं है बेटा वो कॉम्प्लेक्स, वो स्क्वायर प्लेनर होता है। DMG बाइडेंटेड लिगेंड है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो 2 डोनर नाइट्रोजन एटम है एक DMG के साथ। वैसे ये भी पूछ सकते थे कि रिंग कितनी बनेगी, 4 रिंग बनती हैं। कितने मेंबर की हैं, 2 रिंग 5 मेंबर्ड हैं और 2 रिंग कौन सी हैं, 6 मेंबर्ड है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्सिबिट DD ट्रांजिशन। तो बेटा DD ट्रांजिशन और पैरामैग्नेटिज्म दोनों हैं, तो वहां होंगे जहां पर n-पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर मैग्नीज में देखें जरा 3d7, ये मैग्नीज +7 में 3d0 आएगा, क्रोमियम +6 में 3d0 आएगा, क्रोमियम +6 में 3d0 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा,
मैग्नीज प्लस 6, मैग्नीज प्लस 6 में आएगा 3d1। भाई जिसके पास 3d में इलेक्ट्रॉन होगा वहीं dd ट्रांजिशन के चांसेस हैं। तो क्या MnO4 डाई नेगेटिव में dd ट्रांजिशन है? बिल्कुल है, बट उसके कलर का रीजन dd ट्रांजिशन नहीं है। इसका डार्क ग्रीन कलर होता है बेटा, उसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है? बेटा कोबाल्ट के साथ आप दो तरह के कॉम्बिनेशन ले सकते हो। एक वो जहाँ पर दो Cl के बीच एंगल 180 है, ऐसे में आपको दो इथाइलिन डायमीन को सेम प्लेन में रखना पड़ेगा। और अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड सेम प्लेन में आ जाएं, दो बाइडेंटेड लिगेंड सेम प्लेन में आ जाएं, दो मोनोडेंटेड लिगेंड के बीच का एंगल 180 हो, उसमें POS होता है। ये हमने आइसोमर बनाया ट्रांस, और ट्रांस आइसोमर कैसा होता है? ये इनएक्टिव होता है। ये आइसोमर कौन सा बनाया? ट्रांस आइसोमर कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। इसमें एक और आइसोमर आप क्रिएट कर सकते हो। कौन सा आइसोमर क्रिएट कर सकते हो? सिस, जहां पर दो Cl के बीच एंगल कितने का होगा? 90 का। अब ऐसे में एक इथाइलिन डायमीन इधर आएगा और एक इथाइलिन डायमीन इधर आएगा, ये सिस आइसोमर होगा। और ये सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका भी एक तरीका बताया था कि अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड सेम प्लेन में नहीं है तो गारंटी है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वो कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड सेम प्लेन में नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दो फॉर्म बनेंगे, एक D बनेगा और एक L बनेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। NiCO4 संकुल की ज्यामिति और चुंबकीय गुणधर्म क्या है? तो बेटा निकल की डिटेल आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये है निकल +2 टेट्रा कार्बोनिल निकल में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ऐसे में निकल 3d8 4s2 है। क्या करोगे जब सेंट्रल मेटल एटम 0 में ही हो? 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट कर दो जगह, ये 3d10 4s 0 हो जाएगा, 4p खाली पड़ा हुआ है। तो D तो हो गया इसका पैक। D पैक हो गया। आपको 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए थे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। एक वैकेंट ऑर्बिटल 4s मिलेगा, 3 वैकेंट ऑर्बिटल 4p मिलेंगे, एक s और 3p को मिला के हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है? टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए डायमैग्नेटिक। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री एंड डायमैग्नेटिक, ये आएगा निकल कॉम्प्लेक्स। पेंटाकार्बोनिल आयरन कैसा होता है? बेटा सेंट्रल मेटल एटम अगर एक है तो कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है मोनोन्यूक्लियर, और अगर सेंट्रल मेटल एटम एक से ज्यादा हैं तो कॉम्प्लेक्स को आप बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियर। एग्जाम्पल, आयरन पेंटाकार्बोनिल मोनोन्यूक्लियर है लेकिन Fe2CO9 ये पॉलीन्यूक्लियर माना जाए। तो सेंट्रल मेटल एटम एक है, मोनोन्यूक्लियर, एक से ज्यादा है, पॉलीन्यूक्लियर। नेक्स्ट, यूरिया रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या बनाता है? ए। बेटा यूरिया यानी NH2CONH2, इसकी रिएक्शन किससे करानी है? वाटर से। वाटर से रिएक्शन पर ये बनाता है ए, ठीक है। और ए डिकम्पोज हो जाता है बी में। बेटा ए जो होता है वो अमोनियम कार्बोनेट होता है, और अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके देता है अमोनिया और CO2। अमोनिया और CO2 देता है। बी को पास करते हैं किसमें? कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, डीप ब्लू कलर आता है। तो बेटा अमोनिया को जैसे ही आप कॉपर के एक्वस सॉल्यूशन में सप्लाई करते हो
कॉपर सल्फेट का जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है ना, ये होता है लाइट ब्लू। कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन होता है लाइट ब्लू। जब आप अमोनिया की सप्लाई देते हो तो ये डार्क ब्लू हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? डार्क ब्लू हो जाता है इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। तो बताओगे जरा, यूरिया था, वाटर से रिएक्ट किया, ए बनाया अमोनियम कार्बोनेट, उससे मिला अमोनिया, डिकम्पोजिशन के थ्रू अमोनिया ने कॉपर सल्फेट के लाइट ब्लू सॉल्यूशन को क्या कर दिया? डार्क ब्लू कर दिया। आंसर क्या है? किसकी वजह से बना? तो सी आपका कॉम्प्लेक्स है, ये रहा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड? बेटा ये आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसका शॉर्टकट भी लिखाया था। इस बार सचिन कामली सौरभ नहीं फिर से आउट होंगे। जो हेलाइड होते हैं वो वीकेस्ट होते हैं, कम से कम इतना तो याद रख सकते हो। तो वो एक सीरीज है जो मैंने आपको लिखाई है। इस बार सचिन कामली सौरभ नहीं फिर से आउट होंगे। इथेनॉल और वाटर अड़ता नहीं सचिन। साइनाइड थायोसाइनाइड फ्लोराइड से पीछे रखा गया है, ठीक है। और ऑक्जेलेट आगे है, साइनाइड आगे है। आंसर थर्ड है। मैं पूरी सीरीज नहीं लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि टाइम शायद हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रहा है, बट वो सीरीज आपको लिखा रखी है, उसका शॉर्टकट भी लिखा रखा है। देखिएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। EDTA आयन कैसा है, इसकी डेंसिटी क्या है? तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, इथाइलिन डाइएमीन, ये इथाइलिन डाइएमीन और टेट्रा एसीटेट। तो हर एक एसीटेट का एक एक ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। कुल मिला के 4 ऑक्सीजन ऐसे होते हैं जो डोनर एटम की तरह काम करते हैं, और 2 नाइट्रोजन ऐसे होते हैं जो डोनर एटम की तरह काम करते हैं। तो EDTA में डेंसिटी कितनी होती है? 6। डोनर एटम कौन कौन से होते हैं? 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, ये डोनर एटम होते हैं। आंसर क्या आएगा देखें जरा। आयन कैसा है? ट्राइडेंटेट है? नहीं। हेक्साडेंटेट है? बिल्कुल सही बात है। डोनर एटम क्या है? 4 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है। सेकंड आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, बड़ा आसान सा काम है। कैसे? ऑप्शन ए में जहाँ पर आप देख रहे हो, वहाँ पर आयरन का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स है -3 में। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन +3 में है, आयरन +3 यानी ये 3D5 आएगा, ठीक। फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स जो आपके पास है एक्वा के साथ, हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर भी आयरन +3 में है, आयरन +3 में है, तो ये भी 3D5 आएगा। तीसरा कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4- आयरन +2 में है, ये 3D6 आएगा। और चौथा ऑप्शन है हेक्सा एक्वा। चौथा ऑप्शन है हेक्सा एक्वा, यहाँ पर भी आयरन +2 में है, ये 3D6 आएगा। अब फर्क क्या है ये D5 और ये D5 में? बेटा ये D5 के साथ साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ D6 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो हमने ये स्प्लिटिंग की थी, T2G और EG। जब तक T2G नहीं भर जाता इलेक्ट्रॉन EG में नहीं जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भरोगे ना बेटा, और 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे तो N यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 1। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है √N+2 बोहर मैग्नेटॉन। फॉर्मूला लगाओगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। 3D5 वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में तो टेंशन ही नहीं रहती, बैक पेयरिंग का कोई मामला नहीं है। 1 2 3 4 5 ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे, ऐसे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5,
और मैग्नेटिक मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग, यानी ये 5.92 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। जब 3d6 हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो बैक पेयरिंग आएगी, और बैक पेयरिंग जब आती है तो D6 में आप T2G के अंदर ही 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, EG खाली रह जाता है। ऐसे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आ जाएगा। बट जब वीक फील्ड लिगेंड हो तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन आप कुछ इस तरीके से भरते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ जाते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट 4.90 बोर मैग्नेटॉन आ जाता है। देखें जरा ऑप्शन में, तो फर्स्ट के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, आयरन +3 का 1 के लिए कितना हो गया 1.73। सेकेंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 4, ये आएगा 4.90। थर्ड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 था, और फोर्थ में थे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सॉरी, अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने देखे थे हमने, आयरन +3 के साथ 1, ये सही है। इसमें कितने देखे थे, आयरन +3 के साथ 5.92। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने देखे थे 0, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने देखे थे 4। तो ए के साथ कौन मैच कर रहा है, फर्स्ट। बी के साथ कौन मैच कर रहा है, ए के साथ तो मैच कर रहा है, ये फर्स्ट नहीं है, ये 4 है, इसीलिए बार बार कंफ्यूजन आ रहा है। ए के साथ कौन मैच कर रहा है 4, बी के साथ कौन मैच कर रहा है फर्स्ट, सी के साथ कौन मैच कर रहा है सेकंड, और डी के साथ कौन मैच कर रहा है थर्ड, यानी आंसर फर्स्ट आएगा। बेटा इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट था थोड़ा सा, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। IUPAC नोमेनक्लेचर लिखा रखा है भाई, टोटल लिगेंड की वजह से यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा। लिगेंड की वजह से -2 है तो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ से +2 आएगा। 2 हिस्सों में रखो, ये सिल्वर +1 और ये सिल्वर +1। इस हिस्से का नाम क्या है, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट। इस हिस्से का नाम क्या है, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। अब इसमें सिल्वर क्यों, इसमें अर्जेंटेट क्यों, क्योंकि +1 और 0 को मिलाएंगे तो चार्ज +1 आएगा, +2 -2 को मिलाएंगे -1 आएगा। ये हिस्सा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का है, ये हिस्सा एनायनिक कॉम्प्लेक्स का है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जब हम नाम लिखते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे 8 आता है। तो डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, आंसर क्या आ जाएगा थर्ड, आंसर थर्ड आएगा। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। समझे इस बात को बेटा, कलर क्यों आता है, कलर इसलिए आता है कि T2G और EG के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है T2G में, वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर लौट के आएगा और फिर रेडिएशन को इमिट कर देगा। यहाँ पर ये जो एनर्जी है एब्जॉर्ब रेडिएशन की, ये एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, वो इस गैप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। तो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की एनर्जी को आप H न्यू एब्जॉर्प्शन से शो कर सकते हो, इसे आप hc/λ एब्जॉर्प्शन बोल सकते हो, और ये दोनों ही चीजें किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगी, डेल के। जितना ज्यादा ये गैप होगा T2G EG के बीच में, उतनी ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन लगेगा, उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन लगेगा, उतनी कम वेवलेंथ का रेडिएशन लगेगा। अब क्वेश्चन पे देखें, कॉम्प्लेक्स को गौर से देखो, यहाँ पर एथिलीन डाइमीन 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। आप नंबर ऑफ एथिलीन डाइमीन जब इंक्रीज कराओगे तो डेल इंक्रीज होगा, T2G EG के बीच का गैप इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि एथिलीन डाइमीन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते जाओगे उतना ज़्यादा T2G EG के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, और जितना T2G EG के बीच का गैप बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन हमें लेना पड़ेगा, उतनी कम वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ऐसे में ऑप्शन बी जो है, जहाँ पर एक एथिलीन डाइमीन है, ऑप्शन ए जहाँ पर एथिलीन डाइमीन 2 है,
और ऑप्शन सी जहां पे इथाइलिन डाइएमीन कितने हैं, 3 हैं। बी से ज्यादा एनर्जी की जरूरत सी को, ए को पढ़ने वाली है, ए से ज्यादा एनर्जी की जरूरत सी को पढ़ने वाली है। और हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आंसर क्या आएगा, बी ए सी, या आप बोल सकते हैं सी मैक्सिमम, बी उसके बाद ए, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आपसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी का भी पूछा जा सकता था, आपसे क्वेश्चन वेवलेंथ का भी पूछा जा सकता था, ये और क्वेश्चन क्रिएट हो सकते थे। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे लिगेंड ही एक ही टाइप के हों। डाइएमीन क्लोराइड हो, लिगेंड दो तरह के हो गए, एमीन भी है क्लोराइडो भी है। पेंटाएमीन कार्बोनेट हो, एमीन भी है कार्बोनेट भी है। ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, यानी एमीन भी है एक्वा भी है। बट यहाँ देखें ट्राई ऑक्जेलेटो, इस कॉम्प्लेक्स में फोर्थ ऑप्शन में ऑक्जेलेट के अलावा दूसरा कोई लिगेंड ही नहीं है, तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सा होगा, होमोलैप्टिक। सारे के सारे लिगेंड ही एक ही तरह के हैं, बाकी सारे ऑप्शन में एक से ज़्यादा लिगेंड है, एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड है। कौन सा कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल है, बेटा जितना ज़्यादा कीलेशन होता है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आती है। आप बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी किसके, कीलेशन के। और कीलेशन कहाँ सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड है। कीलेशन के लिए आपको क्या देखना होता है, आपको देखनी होती है रिंग विथ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन के साथ कितनी रिंग बनेगी, 0। यहाँ कितनी बनेगी, 2। यहाँ कितनी बनेगी, 0। यहाँ कितनी, 0। मैक्सिमम कीलेशन है, मैक्सिमम क्या कीलेशन है ही एक कॉम्प्लेक्स में। कौन सा कॉम्प्लेक्स, सेकंड, तो आंसर भी तो वही आएगा। चलिए धन्यवाद।